बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अलियनिक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे। मौसम आप देख ही रहे हैं, करवट ले चुका है। इस वक्त जो शिद्दत थी गर्मी की वो टूट चुकी है और पूरे मुल्क में जो है हमें बादल दिखाई दे रहे हैं। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन ऐसे ही काले बादल हमें अपना हुर्मुज़ पर भी दिखाई दे रहे हैं। उसकी भी बात करते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है और ईरान और अमेरिका के दरमियान हमलों का सिलसिला शिद्दत इख्तियार करने लगा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ तीसरी रात हमले शुरू किए हैं और सेंटकॉम के मुताबिक सदर ट्रंप की हिदायत पर हमले किए गए हैं। हमले ईरानी फौज को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। हमलों का मकसद आबनाए हुर्मुज़ में शहरियों और जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ है। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि आज रात ईरान के खिलाफ शदीद हमले किए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि वस्ती ईरान को में जो कोहे कोलांग गाजाला को निशाना बनाएंगे और मफाहमती याददाश्त ईरान के लिए एक इम्तिहान थी, ताहम ईरान ने उसकी पासदारी नहीं की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जुमेरात को कौम से खिताब भी करेंगे। उधर सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ अहम बहरी गुजरगाह है जिसकी हिफाजत के बदले फीस वसूल की जाएगी। We're just going to hit them very hard, and we're going to keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait, and we should be reimbursed for that. और दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने कहा है ईरान की मुकर्रर की गई समंदरी गुजरगाह के बाहर अमरीकी मुदाखलत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी फ़ौजी कमान ने इलाकाई ममालिक को भी खबरदार किया है। अमरीका के साथ फ़ौजी ताउन को ईरान के खिलाफ जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। वो ये कह रहे हैं अगर तनाज़ा बढ़ा तो इसके असरात से पूरा खित्ता मुतासर हो सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर अपने बयान में ये कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ से महफूज तजारती गुजरगाह फराहम करने वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। 20% मुआवजा बहुत ज़्यादा है। हम मुनसिफाना रवैया इख्तियार करेंगे। ईरान हमेशा आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ रहा है और हमेशा रहेगा भी। ये सारी सिचुएशन है जी, इस पर हम करेंगे बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। अस्सलाम वालेकुम जौहर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, जो करंट सिचुएशन है, जो अभी हमने थोड़ी बहुत एक्सप्लेन भी की है, और अगर हम कह लें कि लम्हा ब लम्हा बदल रही है तो वो भी कहना दुरुस्त होगा। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही इस वक्त ज़ाहिर एक टेंस सिचुएशन है और आपने सही आता किया। देखिए इसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा रिस्क हैं। दोनों साइड जो सी हैं ज़ाहिर अपनी अपनी बात पे अड़ी हैं इस वक्त, और ये सारा मुआहदा जो है अगर वो अपना हुर्मुज़ ही नहीं खुला तो फिर इतनी ज़्यादा चीज़ें जो ईरान को इतनी फेवरेबल टर्म्स दी गई थी, ज़ाहिर उन्होंने समझा कि फिर वो हमने किस लिए दी हैं कि अगर अपना हुर्मुज़ पे अभी भी वो कंट्रोल अपना जारी रखने की कोशिश करेंगे। अब जो है आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि जी 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो ये झड़पें इसी तरह होती रहेंगी, दूसरी जो है मुज़ाकरात की कोशिश भी, जो इंटरमीडियरीज हैं जिस तरह पाकिस्तान है, कतर है, ओमान है, ये सारे भी अपनी कोशिशें करते रहेंगे इसी तरह। अब वो अच्छा होगा कि अगर ये दोनों फरीक दोबारा से कुछ सीरियस मुज़ाकरात की मेज़ पे आ जाए, या मुज़ाकरात जो बिलवास्ता चल रहे हैं उसमें कुछ जो है ना कुछ आपस में इनकी मुफाहमत की तरफ आ जाएं, क्योंकि अदरवाइज फिर ये रिस्क बढ़ता जाएगा। जितनी देर आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा, और ना सिर्फ रिस्क बढ़ रहा है बल्कि दुनिया के लिए मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने का मतलब ये है कि तेल की कीमतें दोबारा से ऊपर जा, अभी तो मार्केट ये समझ रही है कि ये मसला सेटल हो जाएगा, इसलिए कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गई। वो कीमतें हमेशा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड होती हैं, लेकिन अगर ये बंदिश बरकरार रहती है फिर आने वाले दिनों में फिर वो कीमतें वही पुरानी सतह पे ज़्यादा, जिस तरह इस जंग के दौरान बहुत ऊपर चली गई थी, 126 तक टच किया था, तो फिर उस तक जाना शुरू हो जाएंगी। उस सिचुएशन में फिर अमेरिकन के ऊपर प्रेशर ज्यादा आ जाएगा कि कोई बड़ा एक्शन ले। बिल्कुल, तो वो फिर एक बड़ी रिस्की सिचुएशन होगी। अभी जो रिस्की सिचुएशन हमें इस तरह से भी दिखाई दे रही है कि पहले तो जौहरी ताकत के हसूल के हवाले से जो है बड़ी तशवीश पाई जाती थी, और अमरीकी सदर जो है अक्सर इसी हवाले से कहते थे कि ऐसा उनको ईरान को नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन अब तो ये आबनाए हुर्मुज़ पर बात आ गई है, और पहले जो 28 फरवरी से पहले खुली दिखाई दे रही थी हमें, बगैर किसी फीस के, बगैर किसी टोल के हमें खुली दिखाई दे रही थी। अब हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों ताकतें जो हैं उस पर टोल लगाने की कोशिश कर रही हैं। इसको किस तरह से देखते हैं आप? जी देखें, बिल्कुल ये तो पहली मंजिल होनी थी ना। कैसा इशू तो न्यूक्लियर का झगड़ा असल तो वो है, लेकिन उस तक तो बात पहुंची नहीं। ये तो शुरू में ही पहले ही ये सारा जो है प्रोसेस बहुत ही ज्यादा वो चैलेंज्ड हो गया। अच्छा, ईरान तो जाहिर है वो चाहते हैं अपना कंट्रोल कायम रखें, और अगर वो कंट्रोल रखते हैं तो फिर साथ ही साथ वो बात करते हैं कि जी हम हमारी इजाज़त से जाएं ये सारी शिपिंग, और फिर हम इंश्योरेंस चार्ज करेंगे। जो चले वो भी जाहिर है कि
लबाता है उसका कंट्रोल लेने का ही। तो अब अमेरिकन ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस किस्म की स्टेटमेंट दे दी है कि जी हमें रिइम्बर्स किया जाए, जो मैं समझता हूँ एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर दुनिया ईरान का मौकफ नहीं मान रही कि वो वहाँ से कुछ जो है ना टोल या कोई किसी भी बहाने से वो कोई ऐसी चीज़ वसूल करें, तो फिर अगर अमेरिकन जो है वो खुद कोई इस तरह की बात शुरू कर दें, तो फिर आपका सारा जो असूली मौकफ है वो तो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनके काफ़ी सारे बयानात जो होते हैं वो बिल्कुल स्पर ऑफ द मोमेंट पे वो जो है थोड़ा सा बिल्कुल ही बगैर सोचे समझे कई बार दे देते हैं। तो लेकिन उससे मैं समझता हूँ कि एक तो खैर कई बार मुश्किलात भी पैदा हुई हैं माजी में बहुत ज़्यादा, और दूसरी कन्फ्यूजन भी पैदा हुई है। अब देखें इस चीज़ से कन्फ्यूजन पैदा होती है ना, फिर सारे कहते हैं कि अगर बात झगड़ा टोल का ही है कि कौन लेगा, तो फिर हम जो है ना कि क्या ईरान भी वो लेना चाहता है, ये भी लेना चाहते हैं, तो फिर फर्क क्या रह गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना जो है ना स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। ना अमेरिकन को टोल ले सकते हैं, ना ईरान ले सकता है लॉन्ग टर्म में, कोई इंटरनेशनल लॉ में इसकी गुंजाइश नहीं है। ये जो अपना हुर्मज़ है उसको खुलना चाहिए जिस तरह वो पहले जंग से पहले खुली थी, और बगैर किसी के कंट्रोल में आए। वो एक इंटरनेशनल वाटरवे है जो यूनाइटेड नेशंस की वो जो कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी है उसकी आर्टिकल्स के तहत उस पर शिपिंग फ्लो होना चाहिए, और उन आर्टिकल्स के तहत कोई गुंजाइश नहीं है ना किसी किस्म के टोल की, ना किसी किस्म के सर्विस फी की, ना किसी किस्म के इंश्योरेंस की। ठीक है। अच्छा जौहर साहब, जिस तरह से भी आगाज़ में आपने भी बात की कि जो अब मीडिएटर्स हैं वो भी अपना रोल प्ले करेंगे, हाउ पाकिस्तान विल प्ले इट्स रोल? अब जो इतनी क्रूशल पोजीशन बन गई है जिसमें इस्माइल बक़ई भी कह रहे हैं कि कोई शक नहीं है कि जो जंगबंदी माहिदा ख़त्म हो गया है। सदर ट्रंप की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो माहिदा था वो एक टेस्ट था और वो ईरान ने उसको क्लियर नहीं किया, और वो जो जंगबंदी का माहिदा है वो ख़त्म हो गया। क्या अभी भी हम एक्सपेक्ट करें कि कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट या ट्रूथ सोशल पर सदर ट्रंप का एक जो बयान है जो हमेशा से आता रहा है कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान जो सीज़ फायर है वो कर दिया गया है, क्या आपको लगता है कि अब इस सिचुएशन में भी पाकिस्तान अपना रोल प्ले करेगा और कर पाएगा? सिचुएशन ऐसी है कि दोनों फरीकैन को वापस से राज़ी किया जाए कि मामले का जो हल है वो डेफिनेटली जंग में नहीं है और वो दोबारा टेबल टॉक के लिए बैठे? लेकिन इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि जो मामले का हल है वो जंग में नहीं है। ये अगर दोबारा से भी शुरू करते हैं, अगर ये एस्केलेशन भी हो जाती है, तो उससे भी सिर्फ इनकी बार्गेनिंग पोजीशंस ही रीडिटरमिन हो सकती हैं थोड़ी बहुत, और वो भी शायद ना हो। असल जो मामले का हल है वो तो मुज़ाकरात में ही होना है। और मैं ये भी समझता हूँ कि अब जो एक MOU है जैसा भी है उसमें ठीक है, उसमें बहुत सी आर्टिकल मुबहम भी हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन भी है, और वो कंफ्यूजन खैर इसलिए भी है कि दोनों साइड जो है वो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करना चाहती हैं। तो जब आप अपनी इंटरप्रिटेशन करना चाहें वो तो आप फिर किसी चीज की भी कर सकते हैं, और ये कोई नई चीज नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस में। लेकिन यह है कि चले फिर भी एक ढांचा है, जब भी एक फ्रेमवर्क है, जब भी दोबारा से बातचीत कोई सीरीज शुरू होगी, मैं समझता हूँ कि इसी फ्रेमवर्क के हवाले से होगी। तो इसलिए इसकी अहमियत जो है उस तरह से रहेगी। बेशक अभी वो कह रहे हैं कि दोनों इसमें से निकल गए हैं, लेकिन जब भी ये मुज़ाकरात दोबारा से ट्रैक पे आएंगे तो फिर ये MOU दोबारा से उस वक्त एक फ्रेमवर्क जो है के तौर पे दोबारा अहम हो जाएगा, मैं समझता हूँ। तो ये जो इंटरप्रिटेशन की आपने बात की है उसी के लिए तो टेक्निकल मुज़ाकरात हो रहे थे, और अभी बहुत अरसा बाकी था, टेक्निकल मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते थे। इम्पेशेंट कौन हुआ आपके नज़दीक? ईरान ने इस दौरान कोई गलती की है या अमेरिका की जानिब से जो है जारियत की गई है? जी मैं समझता हूँ, एक तो खैर मैं ये कहता रहा हूँ कि ये कहने को तो टेक्निकल मुज़ाकरात थे, लेकिन असल में इन मुज़ाकरात में जो अहम तरीन चीज़ें थी वो डिसाइड ही नहीं में होनी थी, क्योंकि जो डिसाइड हुआ था वो सारा कंडीशनल था कि जी अगर उन्होंने नाकाबंदी जो है खोल रहे थे, ब्लॉकेड इनका, तो वो भी इसी अरसे के लिए जब तक मुज़ाकरात होंगे। सैंक्शंस लिफ्ट हो रही थी वो भी इसी अरसे के लिए, ईरान अपना हुर्मज़ खोल रहा था वो भी इसी अरसे के लिए। तो अब सब कुछ कंडीशनल था, असल चीज़ें तो तय होनी थी, और न्यूक्लियर पे तो बात ही नहीं हुई थी ना, वो तो सारी बातचीत अभी होनी थी। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात सिर्फ कहने को टेक्निकल थे, लेकिन असल में बहुत ही ज्यादा बुनियादी अमूर अभी तय होने थे। एक तो ये चीज है, और दूसरी चीज है कि गलती किसकी थी। तो देखें, मैं उसमें तो जाहिर है कि दुनिया के मुबस्सिरीन जो हैं वो शुरू में यकजा थे शायद ये कहने में कि अगर ईरान उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करता अपना हुर्मज़ को, तो बात ये चल रही थी। लेकिन जब इस चीज पे झगड़ा तो इसी चीज पे हुआ ना कि ईरान ने कहा कि नहीं, हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगा। फिर दूसरी साइड ने कहा कि अगर फिर आपके कंट्रोल में, अगर आप अपने हुर्मज़ भी जो अब कंट्रोल करेंगे
तो फिर आपने ये सारी चीजें जो हमने आपको दी हैं वो किसके बदले में दी हैं? फिर तो आप एक चीज भी नहीं दे रहे। हमने आपको जो है ना सैंक्शंस रिलीफ भी दे दी, हम आपके एसेट्स भी अनफ्रीज कर रहे हैं, हम ब्लॉकेट भी हटा रहे हैं, हम आपकी $300 बिलियन के फंड्स भी कायम कर रहे हैं। हम आपको जो है ना एक क्लॉज 1 और 2 जो है उसमें नॉन एग्रेशन भी जो है ना वो उसकी भी गारंटी दे रहे हैं। हम आपको जो दूसरी क्लॉज है उसमें नॉन इंटरफेरेंस की भी गारंटी दे रहे हैं। तो जब ये हम सब कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले में आपने सिर्फ शुरू में एक चीज करनी है, और वो ये है कि एक अनइम्पीडेड फ्लो ऑफ ट्रैफिक कोई और, तो वो भी अगर नहीं होगा, वो भी आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर जो है फिर ये सारा मायदा किस लिए? तो मैं समझता हूँ कि मुबस्सिरीन जो है वो तो जो है ना जो इम्पार्शियल मुबस्सिरीन है वो ये समझते हैं कि वो जो ईरान की ये कोशिश कि उसको कंट्रोल करे और वो कंट्रोल ना छोड़े, उससे बात बिगड़ी है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि ईरान के अंदर जो प्रैग्मेटिस्ट हैं और जो हार्डलाइनर्स हैं, उनकी जो टसल है, जो मैं कहता भी रहा हूँ, वो जो एक पावर वैक्यूम वहां पे एग्जिस्ट करता है, जो जिसकी वजह से वहां पे हर पावर सेंटर की कोशिश है वो ज्यादा से ज्यादा एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट लाइन ले, ताकि पब्लिक सेंटिमेंट्स जो हैं इस वक्त, जो कि जाहिर है बहुत हाई हैं वहां पे, वो उनको ट्रांसलेट करे अपनी सपोर्ट में। तो उस वजह से जो है वो फिर ये मामला बिगड़े हैं। मैंने कहा था पहले भी कि जो ईरान की दाखिली सियासत है वो बहुत ज्यादा असरअंदाज होगी सारे प्रोसेस पे। इसी तरह अमेरिका की दाखिली सियासत भी, तो वो बिल्कुल हमें नजर आया कि किस तरह से वो असरअंदाज हुई इस प्रोसेस पे, और उससे जरा मामला बिगड़े हैं। राइट, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। जॉर्ज सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो करंट सिचुएशन है ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी की, वो हम डिस्कस कर रहे थे कि मामला डी एस्केलेशन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है वो अब ख़तरनाक हद तक मज़ीद बढ़ गई है। हमलों का जो सिलसिला है वो शिद्दत इख्तियार कर गया, और अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ये ऐलान किया है कि उसने 13 जुलाई को ईरान के ख़िलाफ़ हालिया हमलों की जो लहर है वो मुकम्मल कर ली है। और समाजी राब्ते की जो वेबसाइट एक्स है उस पर मौजूद 5 घंटे पर मुश्तमिल इस मिशन के दौरान अमरीकी फ़ौज ने कामयाबी के साथ फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का तज़किरा किया है, दावा किया है। और सेंटकॉम ने पहले ये भी बताया था कि सदर ट्रंप की हिदायत पर ये जो अटैक्स हैं वो किए गए हैं। जो सिचुएशन है वो अब मज़ीद वर्स होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि हमलों का जो मकसद है वो आबनाए हुर्मुज़ में शहरियों और जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंदर अब्बास और जजीरा केश में जो धमाके वो सुने गए, जिसका हम तस्करा कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। और ईरान जो है वो जनूबी आबनाए हुर्मुज़ में 2 अमाराती जो टैंकर्स हैं उस पर हमला करने का दावा कर रहा है। और ये बताया जा रहा है कि क्रूज़ मिसाइल से जो ईरान के जहाज़ थे उनको अटैक किया गया है। लेकिन ये जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मामला एस्केलेशन की तरफ नहीं जाएगा, डी एस्केलेशन की तरफ चला जाएगा, और हो सकता है कि विद इन अ डे और 2 कोई मस्बत पेशरफ सामने आ जाए, क्योंकि मीडिएटर्स जो हैं वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान है और कतर है, जिनकी सालसी में ऑलरेडी इस्लामाबाद MOU पर दोनों फरीकैन ने दस्तखत भी किए थे। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया 2 टैंकर्स जो हैं UAE के, उनको निशाना बनाने का दावा किया था, और वो अब तफसील सामने आई है UAE की जानिब से कि वाकई ऐसा किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए कि ये वॉर ऑफ एट्रिशन कहलाती है, जिसमें दोनों फरीकैन कितना डैमेज ले सकते हैं, कितनी देर तक ये जंग जारी रख सकते हैं, उसको देखना होता है। और दोनों तरफ हमें दिखाई देता है कि बहुत तवील अरसे तक ना अमेरिका के हक में है ना ईरान के हक में है कि ये जंग जारी रहे। और ना सिर्फ ये दोनों फरीकैन के, बल्कि पूरी दुनिया के जो इससे मुतासर हो रही है। तो पाकिस्तान की कोशिशें अपनी जगह पर जारी हैं, साथ साथ कतर भी जो कोशिशें कर रहा था उस पर भी डेंट पड़ा है, क्योंकि उनके एक टैंकर को भी निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ हमने साइप्रस का एक टैंकर देखा, उसको निशाना बनाया गया। फैज़ रहमान साहब सीनियर तजियाकार इस वक्त अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है, उन्होंने उनसे गुफ्तगू करते हैं। फैज़ साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। फैज़ साहब, ये जो सिचुएशन है जिसको अभी हम एक्सप्लेन भी कर रहे थे, जो मामलात हम सोच रहे थे कि शायद बेहतरी की तरफ जाएंगे तो मज़ीद वर्स हो गए हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने आपके शो पर भी और इससे पहले और दूसरे कई मकामात पर, कई टीवी शोज में ये बात की कि हालांकि आपको बीच में MOU साइन भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ये जो इन दोनों के अहदाफ में जो एक तफावत और जो गैप आपको नज़र आ रहा है अब तक, उसकी बिल्कुल एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है। यानी मामला उसी तरफ जाते नज़र आ रहे हैं जहां आपको लगता था कैसे होगा, क्योंकि वो गैप इस MOU होने के बावजूद वो गैप
जो है वो नैरो नहीं हुआ। अब ईरान की जो इस वक्त ईरान ने ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा एक समझिए कि एक बहुत बड़ी उनकी फतह थी कि वो इतने दिनों 4 महीने तक उन्होंने इतनी बड़ी पावर को इजराइल समेत न सिर्फ ये कि पूरी इस्तेकामत के साथ उसमें खड़े रहे बल्कि उनके किसी एक मामूली से हदफ को भी पूरा नहीं होने दिया। तो जाहिर है कि वो एक बड़े पुरएतमाद होकर सामने आए। नंबर 2 एक वाक़या ये हुआ कि अली ख़ामनाई साहब की जो आखिरी रस्मात हो रही थी उसमें मिलियंस ऑफ लोग शरीक हुए और पूरी दुनिया को ये दिखाया गया कि ईरानी कौम एक मुत्तहिद कौम है और वो अपनी लीडरशिप के साथ खड़ी है हर मामले पर। तो ये आई थिंक 2 ऐसी बातें थी जिसकी वजह से बहुत इनका एतमाद बढ़ा इस क़यादत का। और अब गालिबा मुझे लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ चले गए। उनका ये समझना है या उनके किसी फैक्शन का ये समझना है कि वो अपनी हर बात अपनी शराइत पर मनवा सकते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा मौका था ईरान के पास, पाकिस्तान की कोशिशों से इस्लामाबाद MOU बना, 4 महीने लगाए गए उसमें, यानी जो पाकिस्तान के अपने मसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने इसमें बहुत वक्त लगाया, बड़ी तवानाई सर्फ की। और ईरान को एक ऐसा MOU मिला जो कि पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि बहुत ही ईरान के हक में है, उसको बहुत कंसेशंस दिए गए थे। वो तमाम नुकात जो ईरान कह रहा था कि हाँ हमें चाहिए, ट्रंप ने उनको दिया। और यहाँ पर बाकायदा ट्रंप पर बहुत ज़बरदस्त तनकीद हुई कि इन्होंने किस तरह से ये बातें मान ली कि ये तो एक तरह उन्होंने सरेंडर किया। और उसके बाद लेकिन हुआ ये कि देखिए अभी आखिरी रसूमात जी थी ख़ामनाई शहीद साहब की और अभी की तदफीन मुकम्मल नहीं हुई थी। ईरानी क़यादत ने या उनमें से किसी एक सेक्शन ने पता नहीं क्यों ये फैसला किया कि उन्हें कतर और सऊदी अरब के जहाज़ों पर करना है। सर्च किया है कि अभी पूरी कौम सोग की हालत में है, तदफीन मुकम्मल नहीं हुई और आपने एक इतना बड़ा इक़दाम किया कि अपने उन जहाज़ों पर हमला किया जो कि कतर आपके साथ बैठा हुआ है, मीडिएट कर रहा है, उनके वफद आपके पास मौजूद है, सऊदी अरब का वफद आपके पास मौजूद है। आपने तो ये एक बहुत ही गलत उनके अपने नैरेटिव के लिए और उनकी जो एक इंटरनेशनल प्रेस्टीज बनी थी वो वहां से देखिए मामला तब्दील होना शुरू हुआ। अब ये हाल वजह क्या हो सकती है? वो जो गैप है जो बार बार ये भी कहा जाता है कि शायद लीडरशिप में आपस में भी मामलात जो हैं वो ठीक नहीं हैं और जो डिसीजन मेकर्स हैं वो कुछ और चाहते हैं और जो बाकी लीडरशिप है वो कुछ और चाहती है। क्या ये वजह रही होगी? बिल्कुल, देखिए ऐसी है। एक तो आपको याद होगा कि ये बात भी डिस्कस हो चुकी है और भी बहुत से लोगों ने ये बात कही है कि इस वक्त लीडरशिप का ये था जो एक स्ट्रेटजी थी कि जिसे मोज़ैक डिफेंस स्ट्रेटजी कहा जाता है या डिसेंट्रलाइज्ड डिफेंस। ने 31 डिफरेंट यूनिट्स पूरे मुल्क में बना दिए और हर कमांडर को ऑटोनॉमी दी कि अगर कोई ऐसा वक्त आता है कि आपको खुद फैसला करना पड़े तो आप एक सेंट्रल कमांड का इंतजार मत करें और अपने तौर पर कार्रवाई करें। तो देखिए उसके जाहिर है कि बहुत से प्रोज हैं, वो कामयाब स्ट्रेटजी थी, बहुत अच्छी हिकमत अमली साबित हुई, लेकिन उसके साथ साथ उसकी कुछ डाउन साइड भी थी और वही डाउन साइड अब आपको नजर आ रही है कि उसमें से बहुत से ऐसे फैक्शंस हैं। और जाहिर है कि एक जो मैच्योर लीडरशिप थी, अमेरिका ने गलती से, इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की कि उस मैच्योर लीडरशिप को एलिमिनेट करके आप उन लोगों को आपने मौका दिया जो ज्यादा हार्ड लाइनर है और अब वो ये समझते हैं कि वो अपने मकासद इस तरह से यानी एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एग्रेशन के साथ हासिल कर सकते हैं। तो फिर आपस में भी जाहिर है ये क़यादत की जंग है। जी ये जो आखिरी रस्मात जारी थी उस दौरान ये जो है एक चूक हो गई, अगर इसको ऐसा कहा जाए तो क्या इस दौरान बाकी नेशंस को तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था? इस दौरान दूसरे फरीक को भी तो ये मौका मिला था कि वो MOU की पासदारी करता और इस पर अचानक से इतने ताबड़तोड़ हमले शुरू न कर देता। देखिए अली, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए ईरान को जो सबसे बड़ा फायदा फौरन पहुंचा, फौरन MOU साइन हुआ और वो ब्लॉकेड, अमेरिकन ब्लॉकेड हट गया। उन्होंने कहा अब ईरान पूरी दुनिया के साथ आजादाना तिजारत कर सकता है। देखिए बहुत बड़ी बात थी ईरान के लिए। यू आर टॉकिंग अबाउट hundreds of billions of dollars in oil sales on regular fair market price। वो इससे पहले तो आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस से एक ब्लैक मार्केट में मतलब एक अंडर द टेबल बेचना पड़ रही थी ना अपनी मसनूआत
तमाम ऑयल मसनूआत, लेकिन अब तो आपको खुली छुट्टी दे दी गई और आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाना भी शुरू कर दिए। अच्छा, फिर दूसरा जो उसके साथ ये हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है हम आपको कैश देंगे, और फिर देखिए एक बहुत बड़ी बात जो उसमें एक सिंबॉलिक बात थी, जो आर्टिकल था कि आपको हम $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन के लिए देंगे। यानी अमेरिका ने, सदर ट्रंप ने ये तस्लीम किया कि हाँ हमने आपके ये नुकसानात नाजायज़ किए हैं, अगर हम बराह रास्त नहीं देंगे तो हम दुनिया के इन्वेस्टर्स से और दूसरे ममालिक से मिलकर आपको ये पैसे दिलाएंगे। आपको इंतजार करना चाहिए था। आपके ठीक है एसेट्स अनफ्रीज फौरी नहीं हुए थे, लेकिन बातचीत हो रही थी। आपसे ये कहा गया कि ठीक है हम आपको जो आपके जो एसेट्स हैं हम डायरेक्ट आपको कैश पे नहीं करेंगे, हम अमेरिका की फूड और मेडिसिन आपको देंगे, इन काइंड आपको पे करेंगे। देखिए कई सूरतें थी, जिसे कहते हैं कि आप यू कैन स्किन अ कैट इन मल्टीपल वेज, आप किसी तरह से भी आप ये कर सकते थे। लेकिन असल बात ये थी कि दुनिया में एक रिलेटिव एक पीस आ चुका था उस खत्ते में। पाकिस्तान की कोशिशें एक बावर साबित हुई थी, सब कुछ होता। लेकिन आपने जो कहा ना अली, देखिए आप ये कह रहे हैं कि खत्ते के ममालिक को और अमेरिका को क्या रिस्ट्रेंट नहीं दिखाना चाहिए था। देखिए जैसी अमेरिका ने उसका जवाब दिया, आपने सबसे पहले किसको निशाना बनाया? अपने पड़ोसी ममालिक को। यानी दोबारा कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन, इन पर सबसे ज्यादा हमले हुए। अच्छा, फिर अब सोचना यह है, मुझे नहीं समझ में आता कि हिकमत अमली क्या है वहाँ। देखिए ये वो टारगेट्स हैं। एक कतर बहुत छोटा मुल्क है, सऊदी अरब यकीनन बड़ा मुल्क है, लेकिन आप एक वक्त ऐसा आएगा चंद दिनों में कि यू विल रन आउट ऑफ दोज टारगेट्स इन द रीजन। आप कितने जगहों पर टारगेट्स, कितने बेसिस हैं वहाँ जिनको आप बार बार टारगेट करेंगे। लेकिन ईरान तो बहुत बड़ा मुल्क है, ईरान में बेपनाह टारगेट्स हैं। और आप देखिए कि वो अभी उन्होंने जो अभी खुद आपने अली जो पढ़ के सुनाया सेंटकॉम का जो हवाला दिया स्टेटमेंट का, आप ही ने गालिबन अपने इंट्रो में जो फरमाया था, तो उन्होंने ये कहा कि कुछ 500 से ज्यादा टारगेट्स और बहुत ही अहम टारगेट्स उन्होंने हिट कर दिया। आपकी ब्लॉकेड लगा के आपकी दोबारा ऑयल सेल्स को बंद कर दिया गया है। तो नुकसानात आपके भी हो रहे हैं और किसके हो रहे हैं? अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने रीजन में कतर और कुवैत और बहरीन तो आपके बहुत करीबी टारगेट्स हैं। इजराइल पे तो आपने एक भी नहीं मिसाइल मारा। जो असल जो इसकी पूरी वजह है इस पूरे तनाज़े की, जो कि आपको लेके बैठा हुआ, एक्सक्यूज मी, सॉरी, आई एम सॉरी। तो बहरहाल ये एक ना समझने वाली बात है। देखिए वैसे मैंने अर्ज किया कि हम लोग ज़ाहिर है हमारे दिल हमारे ईरानी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं, हमारे उनसे सदियों के ताल्लुकात हैं, हमारा कल्चर, खाना पीना सब कुछ उनसे मिलता है, मजहब भी हमारे बड़ी अहम ताल्लुकात हैं, सब कुछ है। हम चाहते हैं कि वो एक अच्छा हमारा 900 किलोमीटर का बॉर्डर उनके साथ है। तो मैं ज़ाहिर है कि एक मेरी, चाहे मैं जहाँ भी बैठा हूँ, मेरी एक कुदरती हमदर्दी ईरानी अवाम के साथ है। और ईरान की बेहतरी हर लिहाज से मैं आप सब चाहते हैं, हर पाकिस्तानी ये चाहता है। हर पाकिस्तानी अमेरिका की इस जहारियत, इसराइल की इस जहारियत के खिलाफ है, इलीगल है, नाजायज थी, सब कोई मानते हैं। लेकिन इस वक्त जरूरत है कि बहुत ज्यादा बुर्दबारी, समझदारी, और ये जो आप दुरुस्त कह रहे हैं फैज साहब कि जब हम सब साथ हैं तो उन्हें भी थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था। बहुत शुक्रिया फैज रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो करंट सिचुएशन है ईरान और अमेरिका के माबैन, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। क्या कभी आपने सोचा है कि आप जिस अस्पताल से शिफायाब होने के लिए जाएं, वहीं से बीमारी साथ ले आएं? ये कैसे हो सकता है कि एक मसीहा जल्लाद बन जाए? जी जनाब, हम बात कर रहे हैं कराची के वलीका अस्पताल में मुबैना गफलत के बायस मजीद 2 बच्चियों में HIV की तशखीस हो गई है। अब 81 बच्चे बताए जा रहे हैं जो मुतासर हैं। मुतासर ख़ानदानों का वाक़े की शफाफ तहकीकात और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा सामने आया और वज़ीर आला सिंध का HIV केसेस पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान भी सामने आया है। फरहान खान हमारे नुमाइंदे कराची में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। फरहान बताइएगा इस सवाल से मज़ीद क्या कहना था वज़ीर आला का? गुड मॉर्निंग हिना और अली जी। बिल्कुल इस वक्त मैं वलीका हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। ये वही वलीका हॉस्पिटल है जहाँ पे गुज़िश्ता कई दिनों से जो वो मुसलसल HIV के केसेस जो वो सामने आ रहे हैं, जबकि ये सिलसिला जो वो गुज़िश्ता साल 2025 के जो वो इख्तिताम में सामने आया था, जहाँ अक्टूबर के अंदर सबसे पहला केस HIV का जो वो रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद लगातार जो वो बच्चों के अंदर HIV की तस्दीक होना शुरू हुई। और अब तक जो तस्दीक शुदा केसेस हैं जिनकी सईद गनी भी जो तस्दीक कर चुके हैं वो 78 के
करीब जो वो केसेस पहुँच चुके हैं। वहीं अब 2 दिन के अंदर 2 मज़ीद मासूम बच्चों के अंदर जो वो HIV की तस्दीक हुई, जिसके बाद 80 तादाद हो चुकी है, जबकि कल जो वो एक और बच्चे के अंदर जो वो HIV की तस्दीक हुई है, जिसके बाद अब 81 जो वो बच्चों की तादाद जो वो मजमूई तौर पर पहुँच चुकी है। एक गफलत तो यहाँ पे हुई, उसके बाद मुसलसल अभी भी जो हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया ने होश के नाखून नहीं लिए हैं। वो जो तिब्बी फजला है वो यहाँ पे अब भी जो वो उस तरीके से उठाया नहीं जा रहा है। ताहम इस हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट भी जो हर कुछ दिन बाद जो तश्कील दी जा रही है, डॉक्टर्स हों, तिब्बी अमला हो, नर्सिंग स्टाफ हो, उनके खिलाफ जो वो कार्रवाई भी की जा रही है, जिसमें हमने देखा था कि गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले जो वो CC की जानिब से जो वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें मुतअद्दिद डॉक्टर्स हो गए, नर्सिंग हो गए, उनको जो वो मुअत्तल किया गया, सस्पेंड किया गया और उनको जो वो रिपोर्ट करने का हुक्म भी दिया गया है। इन तमाम तर मामलात में जो वालिदैन हैं वो सिर्फ ये शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो तो अपने नन्हे मासूम फूल जैसे बच्चों को इलाज की गर्ज से यहाँ लेके आए थे, लेकिन वो वापस जो वो यहाँ से उनको ज़िंदगी भर का मूजी मर्ज जो वो अपने साथ ले गए हैं। उनकी फरियाद सिर्फ ये है कि उनके बच्चों को जो वो इंसाफ दिलाया जाए, इस मामले की शफाफ तहकीकात की जाए और जो इसमें मुलव्विस तिब्बी अमला है जो भी है उनको जो वो सख्त से सख्त जो वो कार्रवाई करते हुए उनको कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए। जी, कार्रवाई तो हो जाएगी। बहुत शुक्रिया फरहान खान, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन होगा क्या अब? जो लोग मुतासिर हो गए, जो फैमिलीज़ मुतासिर हो गई, उनका तो लोगों ने सोशल बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। क्या ये दुरुस्त तरीका है? क्या ऐसे लोगों का या जो मुतासिरा ख़ानदान हैं उनका सोशल बाइकआउट कर देना चाहिए? ये कितनी गलत चीज़ है, इस पर ज़रा डिस्कस करते हैं। डॉक्टर अरूज मिर्ज़ा मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग। ये जो सिचुएशन अभी फरहान ने भी हमें बताई, जो हम देख रहे हैं, कितनी ज़्यादा तशवीशनाक बात ये है कि 80 से ज़्यादा 81 जो हैं वो बच्चे बच्चियाँ उनमें तशख़ीस हो गई है HIV की, और एक ही जगह से। क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो थैंक यू आप लोगों ने मुझे इस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया। अच्छा, ये वैसे एक बहुत ही सीरियस चीज़ है कि आप बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं और उनको एड्स जैसी बीमारी लग गई है। सबसे पहले तो हमें ना HIV और एड्स को समझने की ज़रूरत है, तो ही हम अपने पाकिस्तान में सोशल स्टिग्मा ख़त्म कर सकते हैं। उसमें यह है कि HIV एक ऐसी डिज़ीज़ है जो सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स या फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। ये कभी भी हग करने से, बच्चों को किस करने से, बच्चों को उठाने से, उनके साथ खाना खाने से ये कभी भी स्प्रेड नहीं होता। अब जैसे इन बच्चों में स्प्रेड हुआ है, इनमें इनका तो कोई कॉज नहीं है ना, इनकी कोई गलती नहीं है। अब जैसे अब तो पाकिस्तान में इतनी डेवलपमेंट तो एटलीस्ट हो गई हुई है कि हम लोग डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज़ करते हैं। तो सबसे मेन कॉज अभी भी स्टिल जो है डिस्पोजेबल सिरिंजेस का इस्तेमाल ना करना HIV के स्प्रेड है। सेकंड, जो बार्बर शॉप्स हैं, लोग अपनी सेफ्टी किट्स नहीं लेके जाते, रेजर्स अपना नहीं यूज़ करते। सेकंड ये है। थर्ड, डेंटल हाइजीन। डेंटल में भी लोग अपनी सेफ्टी के लिए अपनी किट्स नहीं लेके जाते और वहाँ की ही किट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों के लिए सोशल स्टिग्मा कैसे कम किया जाए, वो तो अब प्रॉपर एक काउंसलिंग, उनके पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, मेन तो यही 2 टारगेट्स होने चाहिए, क्योंकि वो काउंसल्ड होंगे तो आगे वो लोगों को काउंसल करेंगे। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त सिचुएशन सामने आई है, गफलत तो हम जानते हैं सिरिंज के बदौलत है, लेकिन अब इसके आगे किस तरह से इसकी प्रिवेंशन मुमकिन बनाई जा सकती है? जो बच्चे मुतासर हुए हैं उनको क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? उनको किस तरह से अपनी ज़िंदगी को रीशेप करना चाहिए ताकि इसकी प्रिवेंशन हो सके? अच्छा, अब तो ये है कि दे आर बीइंग डायग्नोज्ड HIV ना। HIV की एक सीरियस कंडीशन होती है जिसको हम एड्स कहते हैं। एड्स ये नहीं है कि HIV हुआ तो एड्स हो गया। इसमें एक हम सेल स्पेसिफिक सेल देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड CD4 काउंट। अगर तो आपका CD4 काउंट 200 से कम हो तो फिर जैसे कुछ 1-2 बच्चे मेरे हाल से एक्सपायर भी हुए हैं इसमें, तो उनमें उनकी इम्यूनिटी इतनी लो हो जाती है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन जिन बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी है, और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों में ये प्रॉपर्टी होती है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो उनका CD4 काउंट 200 से ज़्यादा होता है, उसमें सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है। लोग अपनी मेडिकेशन, अब पंजाब में तो हर जो बड़ा हॉस्पिटल है उसके अंदर HIV सेंटर है। तो मैं तो लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे ही आपको लगे कि HIV एक्सपोजर हुआ है, चाहे वो बार्बर शॉप से आपको सस्पेक्टेड लगे, या आपने कोई ब्लड डोनेट किया है, या आपने कोई ब्लड लगा है और आपको लग रहा है कि डोनर का थोड़ा सस्पिशियस है, या कोई डेंटल हाइजीन में, ठीक है, तो आपने फ़ौरन जो है विदिन 1 to 2 आवर जो भी HIV सेंटर्स हैं हमारे, आपने उनके पास जाना है।
ठीक है, या एटलीस्ट अगर रात को भी कुछ इस तरह होता है तो आप हॉस्पिटल ज़रूर जाए, क्योंकि उस वक्त कोई जो भी डॉक्टर अवेलेबल होता है उसको ये तो पता ही होता है कि आपने फ़ौरन मेडिसिन क्या लेनी है। इसको कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। एक तो हमने इसको फ़ौरन बचा लिया कि वो उसको एड्स होगा ही नहीं। अब जिनको एड्स हो गया, अब उनका यही है कि उन्होंने मेडिसिन लेनी है जो कि गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। इट्स अ कॉस्टली मेडिसिन, लेकिन हमारे हर सेंटर, पंजाब के हर सेंटर में मौजूद है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और चीज़ वो ये कि एक प्रोसीजर क्या अस्पतालों में नहीं बनाया जा सकता, खासकर सरकारी अस्पतालों में, जहाँ पर ये इख्तियारात उनसे ले लिए जाएं और मरीज़ खुद जाकर किसी जो फार्मेसी से, डिस्पेंसरी से जो उसके अंदर ही मौजूद हो, वहाँ से जाके रिसीव कर सके, चाहे उसकी कोई पेमेंट ना भी देनी पड़े? नहीं, वैसे सबसे अच्छा और बेहतरीन तो यही है कि हॉस्पिटल ही आपको प्रोवाइड करे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की फार्मेसीज़ भी कुछ लीगल हैं, कुछ आपको पता है सर्टिफिकेशन के इश्यूज़ होते हैं। तो जो हॉस्पिटल के अंदर सिरिंजेस प्रोवाइड की जाएं वो ही ऑटो लॉक होने ठीक है। और दूसरा ये कि ज़रा चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए कि हॉस्पिटल्स में चल क्या रहा है। आपके दूसरी चीज़ ये कि सॉरी टू कट यू, कि आपने कहा कि जब डायग्नोज हो जाए तो आपको फ़ौरन इन सेंटर्स पर जाना चाहिए। लाइक अगर अब हम इन बच्चों की बात करते हैं, ये जो केसेस हैं अर्ली डायग्नोसिस हैं, बेसिकली जैसे ही हुआ और फ़ौरन से पता चल गया है, तो क्या ये बच्चे जो हैं इनकी जानें महफूज बनाई जा सकती हैं? अभी हर बीमारी में अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो इलाज में बेहतरी रहती है कि अगर इलाज पहले से शुरू कर दिया जाए, आसानी रहती है। तो क्या इसमें भी ऐसे होता है, HIV में भी, अगर पहले से ही पकड़ लिया जाए मर्ज को? तो जैसे भी मैंने आपको बताया ना, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का इसका मतलब ये है कि कोई भी HIV पॉजिटिव से आप इन कांटेक्ट आ गए। इन कांटेक्ट का मतलब है कोई भी आपका बॉडी फ्लूइड इन कांटेक्ट। मैं ये डायग्नोसिस के बाद की बात कर रही हूँ। जी, अब देखिए पेशेंट डायग्नोज हुआ है, 1 हफ्ते के अंदर हुआ है, 2 हफ्ते के अंदर हुआ है, उसमें जब वो डायग्नोसिस आ गया कि अब ये HIV है, ठीक है, तो उसने फिर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेनी है। तो ये जो बॉडीली फ्लूइड आप कह रहे हैं, इसमें सलाइवा भी शामिल है? सलाइवा, इवन सीमन, वजाइनल सिक्रीशंस, एवरीथिंग। स्वेट इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। और जब आपकी ट्रीटमेंट, इसमें हम PCR कराते हैं, स्पेशली PCR एनालाइजर, जब इट्स नेगेटिव या इसका काउंट बिलो 100 हो तो फिर ये ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है। इन दी एंड डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि सोशल बाइकआउट कर दिया जाता है ऐसे लोगों का, तो क्विकली सिर्फ ये बताइएगा ये दुरुस्त चीज़ है जो सोशली बाइकआउट कर दिया जाता है? इट्स वेरी रॉन्ग, क्योंकि देखें HIV, हाँ आप मैं तो कहूँगी किसी का भी बॉयकॉट ना करें, क्योंकि अगर किसी को भी पता हो कि हमें जानलेवा मर्ज लगना है तो वो क्यों उसके साथ एक्सपोज होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। इस वक्त जो सिचुएशन बनी है कराची में, उस पर हम बात कर रहे थे। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। आप जानते हैं कि बच्चों की छुट्टियां हैं और 3 माह के दौरान जो है सब गर्मी की वजह से शुमाली इलाका जात का रुख करते हैं, और अक्सर हम स्कर्दू की बात करते हैं। ना सिर्फ हम स्कर्दू की बात करते हैं, हमारे जो सीनियर ट्रैवलर्स हैं, आपसे शेयर किया हमने, वो भी अपने शोज़ में स्कर्दू की जो है 13 एपिसोड दिखा रहे हैं, तफसीलात बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो उससे रिलेटेड हैं अब सामने आ रही हैं। तो अब सयाहों को सहूलत फराहम करने के लिए एक छोटी सी अपडेट है, वो आपसे शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। स्कर्दू एयरपोर्ट को सयाहों के लिए जदीद फ़ज़ाई दरवाज़ा बनाने का फैसला कर लिया गया और सयाहत के फ़रोग के लिए स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तोसी का मंसूबा शुरू कर दिया गया है। टर्मिनल इमारत का रकबा 21,000 से बढ़ाकर 39,000 मुरब्बा फीट किया जाएगा। रवानगी लाउंज में बैठने की गुंजाइश 300 से बढ़ाकर 900 मुसाफिरों की जाएगी। अराइवल लाउंज में मुसाफिरों की गुंजाइश 80 से बढ़ाकर 200 की जाएगी। तो बहुत सारी वहाँ पर इस वक्त रेनोवेशन जारी हैं और जो है वहाँ पर सहूलत को बेहतर बनाया जा रहा है। तो अगर आप जा रहे हैं तो ये इंश्योर कर लीजिए कि आपको बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। ब्रेक हो जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। टॉप ऑफ द आवर बात करते हैं कुछ फीफा फीवर की। फीफा वर्ल्ड कप सबसे बड़ा जो इम्तिहान है, पहला सेमीफाइनल रात 12 बजे होगा और पहला सेमीफाइनल जो है वो 3 बार की आलमी चैंपियन फ्रांस और 1 बार की वर्ल्ड चैंपियन स्पेन के दरमियान डैलस स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध 15 जुलाई की शब 12 बजे होगा, यानी रात 12 बजे खेला जाएगा। लायनल मेसी के साथ गोल्डन बूट हासिल करने की दौड़ में शामिल
फ्रांसीसी कप्तान एम्बापे भी मरकज़े निगाह होंगे। वो एक गोल करके मेसी के 8 गोल से आगे निकल सकते हैं। और दूसरे सेमीफाइनल की बात करें तो 3 बार की चैंपियन अर्जेंटीना और 60 साल पहले 1966 की फातेह इंग्लैंड के दरमियान एटलांटा में खेला जाएगा। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात 16 जुलाई की रात 12 बजे खेला जाएगा। अर्जेंटीना के कप्तान लायनल मेसी, मार्टिनीज, जबकि इंग्लैंड की उम्मीदें हैरी केन और बिलिंगम से वाबस्ता हैं। वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल 19 जुलाई को न्यूयॉर्क के शहर न्यू जर्सी के स्टेडियम ईस्ट रदरफोर्ड में खेला जाएगा और इससे पहले तीसरी पोजीशन का मैच भी खेला जाएगा। इस हवाले से मजीद भी आपको आगाह करेंगे, अभी सेगमेंट शामिल करेंगे सफ़र शर्क। तो देखते हैं कि आज उसमें क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्क। मेरे साथ अहम हुसैन ख्वाजा हैं, बहुत खूबसूरत बोलते हैं। और जब भी आप किसी ऐसी जगहों पे जाते हैं, जब मकामी लोगों से गुफ्तगू करते हैं, तो उनके यहाँ जो एक इनोसेंस है, उनके यहाँ जो एक गुफ्तगू में ख़ास किस्म की रवानी है, या वो किसी चीज़ के इजहार करने के लिए ख़ास मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, वो मुझे बहुत फैसिनेट करती है। अहम हुसैन ख्वाजा जो इनका ताल्लुक़ बाशू वैली से है, बहुत ही खूबसूरत जगह। बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। थैंक यू सर। ये बताएं कि आपकी जो बाशू वैली है, जी सर, ठीक है, उसमें अब टूरिज्म जो है वो बढ़ रहा है। अल्लाह का शुक्र है सर। अभी तो इस वक्त बहुत ही टूरिस्ट है। पहले ज़माने में मुझे खुद याद था सर, मैं जब बच्चे था, छोटे बच्चे था, उस वक्त दिन में कोई महीने में कोई 4 से 5 गाड़ियाँ आता था। एक RSP कहता था आहान पे, बल्कि में कहते हैं औसत का मतलब आया है, जो एक RSP वालों की गाड़ी आया है कह के बता रहा था। महीने में 4 से 5 गाड़ी सफ़ेद से कोई गाड़ियाँ आता था, कहता था कर्फो गाड़ियों से, कर्फो का मतलब सफ़ेद, वो सफ़ेद से गाड़ियाँ आया है, एक RSP कह रहा था। अभी उसके बाद अभी 3-4 सालों से सर अल्लाह का शुक्र है, दिन में कोई 150 से 200 के दरमियान पर हर दिन में आते हैं सर। जून जुलाई उस वक्त ये एक RSP की चले 4 गाड़ियां आया करती थी, वो कभी है ना। बिल्कुल जी सर, जी सर। इसके अलावा कोई गाड़ी नहीं आती थी? इसकी गाड़ी बहुत कम, तुम सबको महीने में 1, 2, 3 बस, इससे ज्यादा आता ही नहीं था सर। बाशू तक आपकी याद में है ये जो ऊपर तक ट्रैक निकला? बिल्कुल जी सर। उससे पहले नहीं था? नहीं, उससे पहले नहीं था सर। मेडोज थी? मेडोज था, बिल्कुल जी सर। आप लोग जाया करते होंगे? बिल्कुल सर, जो मुकामी लोग वहाँ पे जाता था सर, वहाँ पे बस जो टूटे गाड़ियों में इस तरह का बस बड़े मुश्किल से वहाँ पे पहुँचता था। लेकिन रोड भी उस वक्त इतना कोई ठीक नहीं था। अभी तो अल्लाह का शुक्र है, उस निस्बत के मुताबिक अभी बहुत से बेहतर रोड बना है सर। बहुत से बेहतर रोड बनाए हैं। फिर उसके बाद लोगों को भी शोर आया, फिर उसके बाद पूरे दुनिया में पता चल गया, कहते हैं यार बाशू वाली बहुत ही खूबसूरत हैं। इस वजह से अभी अल्लाह का शुक्र है, बस ये 4-5 सालों में तो बहुत सी गाड़ियाँ आना शुरू हो गई। हमें भी खुशी होती है सर, क्योंकि इनकी वजह से हमें भी रोज़गार चलते हैं, क्योंकि इलाके का लोगों का रोज़गार चलते हैं। पहले तो आप वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं तो हम जैसे कोई बंदे वाक़ियत है तो आपको कोई खाना चाय वगैरह मिला नहीं तो मुश्किल होता था। अभी कदम पर कदम होटल नहीं बना हुआ है सर वहाँ पे, अल्लाह का शुक्र है, बहुत से होटल बना हुआ है। मेरा खुद ही होटल है सर वहाँ पे, नज़ारा माउंटेन कैंपिंग साइट का नाम है। तो नहीं कोई भी नहीं होटल नहीं है सर वहाँ पे, कैंपिंग और हट बना हुआ है सर, जैसे कैंपिंग और हट बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सर माशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आप तो कभी तशरीफ लाया होगा, जिसने भाई लोग कभी तशरीफ लाया नहीं है तो इंशाल्लाह मेरे तरफ से भी दावत है, आप लोग देख सकते हैं। सॉरी, बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 2 है सर। 2 बच्चे क्या पढ़ते हैं? जी सर, मेरे बेटी और वाइफ यहाँ से करदू में होते हैं सर। मेरा बेटा वहाँ पे होटल संभाला हुआ है सर बाशू वैली में। बच्चों ने कितना पढ़ा है? बच्चों ने मैट्रिक किया हुआ सर। अच्छा, जी सर, मैट्रिक किया। हाँ, पढ़ रहे सर, अभी पढ़ रहे सर। जी सर, अभी जो फर्स्ट ईयर के बेटे हैं वो एग्जाम देने हैं सर। आपने पूरी जिंदगी क्या करते रहे, काम क्या किया? सर मेरी जिंदगी होटल लाइन में है सर। होटल लाइन में है सर। जैसे मेरी जिंदगी पर होटल लाइन में निकाला हुआ है मैंने। अल्लाह का शुक्र है, इसी में भी हमारा शुक्र है बस सर। रिज़्क रोजगार अच्छा चल रहा है सर। अब तो मतलब रिज़्क रोजगार जो है वो घर पहुंच गया ना? हाँ बिल्कुल जी सर, में आ गया। बिल्कुल जी सर। वो होटल जो है ये वो कैंपिंग साइट अच्छी चलती है ना? अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत ही अच्छा चल रहा है। क्या सीजन होता है बाशू का? बसों का पीक सीजन तो ये जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीना तो बिल्कुल पीक सीजन होते हैं सर। फिर उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं, लेकिन होता है बहुत ही अच्छा है सर इस वक्त। आपके जो आबा-ओ-अजदाद हैं या वालिदैन हैं या बुजुर्ग हैं, जी सर, वो इस तब्दीली से खुश हैं या पुराने दौर को ज़्यादा याद करते हैं? नहीं, इस तब्दीली से खुश है सर। कहते हैं यार पहले यहाँ पे कोई रोजगार नहीं था, कोई मजदूरी किसी का नहीं था। बस अपना जमींदारी, अपना खेतीबाजी करते हुए खाता था और उसके बाद कोई मजदूरी रोजगार नहीं था। अभी तो अल्लाह का शुक्र बहुत ही रोजगार निकला है सर। अभी कदम बकतारे में कोई 10-15 होटल खोला हुआ है वहाँ पे, कैंपिंग रेस्टोरेंट के नाम पे, इसलिए काफ़ी लोगों को रोजगार चला है। वो भी बहुत ही खुश है सर। स्कर्दू में भी ओवरऑल आप देखते हैं टूरिज्म बहुत बढ़ गया पिछले 4-5 सालों से? बिल्कुल सर, बिल्कुल, जैसे बहुत ही बढ़ गया सर। अभी पहले यहाँ स्कर्दू में भी आपको शायद
आप लोगों ने शायद सुना होगा, यहाँ पे मशाबरूम होटल और केटू होटल, शंग्रीला, यही 3 होटल नहीं था सर, उसके अलावा कोई होटल ही नहीं था। अभी सर आज शायद आपने विकल्प परसों में देखा होगा, कदम पर कदम बहुत ही होटल बना हुए हैं, बहुत ही तरक्की हो गई सर। बाजार के पास रुकना होता था वो मशबरूम में रुकता था। बिल्कुल जी सर। और बड़े बड़े माउंटेनियर यहाँ पे रुका। बिल्कुल सर। नहीं वो भी आपने तकरीबन कोई हफ्ता पहले 10 दिन पहले आपने रिजर्वेशन करना पड़ता था। हाँ, बिल्कुल याद है। हम वहाँ पे आ रहे हैं, हमारे लिए कमरे मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें बुकिंग करो कह के। अच्छा, उस वक्त मशबरूम की जो इमारत थी वो बड़ी लगती थी कि जैसे कितनी बड़ी इमारत है। अब तो मतलब सकरदू में इतनी इमारतें बन गई हैं कि बेचारी दाबी गई है। बिल्कुल जी सर। उस वक्त ये बड़ी इमारत लगती थी। जी सर बिल्कुल। नहीं इमारत लगती है सर, लेकिन यहाँ पर कमरों का हिसाब से मैं कहता हूँ यहाँ सकरदू में इसके निस्बत कहीं पे भी कोई होटल कमरे ज्यादा नहीं है सर। जैसे इसमें इस वक्त 56 रूम है सर, लेकिन इसके व्यू को तो मैं नहीं बताना चाहता हूँ, आप खुद देख रहे हैं व्यू के लिहाज से, कमरों के लिहाज से ये ठीक है सर। ये बताएं कि बाशू में जो सफाई वाला मामला है, क्योंकि टूरिज्म की वजह से थोड़ा सा ये मसला हो रहा है। बिल्कुल जी वहाँ सर। पे आप कैसे मैनेज कर रहे हैं सफाई को? सफाई के लिए हमने अपना बंदे रखा हुआ है सर, कमेटी के बंदे रखा हुआ है और रोजाना वो लोग क्लीन करते रहते हैं सर। जिस कमेटी रखा हुआ है सर। ठीक है, ठीक है। उनको पैसे आप पे देते हैं? हाँ वो फिर सारा बिल्कुल जी हम पैसे देते हैं सर, बिल्कुल। हम होटल वालों उनको बस थोड़ा बहुत पैसे देते हैं। ये बहुत अच्छा कैलेंडर बहुत मेरे ख्याल है कि ये बहुत अच्छा आइडिया कि जहाँ पे इस तरह की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस या इस तरह सियाती मकाम है जहाँ पे जो होटल्स वगैरह हैं, उनको मिल के कोई ऐसी कमेटी बनानी चाहिए, कोई ऐसी एसोसिएशन बनानी चाहिए जिसमें वो 3, 4, 5 जितनी भी बड़ी वो डेस्टिनेशन है तो उसके हिसाब से हायर करें, उनको पे करें ताकि वो सफाई रखें। क्योंकि ये तो हम कहते रहेंगे और तब्दीली आ भी रही है, लोग बेहतर हो रहे हैं, कचरा ऐसे भी लोग अब आ रहे हैं जो नहीं फेंकते बल्कि दूसरे का जो फैलाया हुआ कचरा उसको समेटते भी हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे हैं जो भी कचरा फेंकते हैं। तो फिर अब बहरहाल हम इस चीज़ का इंतज़ार तो नहीं कर सकते कि उनके अंदर ये महा तब्दीली कब जब रोनमा होगी तो उस वक्त तक बहुत कुछ ख़राब हो चुका होगा। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि ये कमेटी, एसोसिएशन, इस तरह की इदारा जो है, इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते रहिए सफ़र-ए-शर्त। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। एक बार फिर से ईरान अमेरिका कशीदगी की बात करते हैं, जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर ये मामला जो है डी एस्केलेशन की तरफ नहीं जाते और इसी तरीके से बढ़ते रहते हैं तो पूरे रीजन के लिए ख़तरा है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं मंसूर जाफ़र साहब, माहिर हैं मशरिक़ वस्ता उमूर के। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम मामलात पर और ये जो अब की सिचुएशन बनी है, क्या आपको लगता है कि आगाज़ ही से जब मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू कराया गया, जिस तरह से पाकिस्तान ने मीडिएशन कराई, डिसऑनेस्टी कहीं ना कहीं थी बीच में जो अब हालात बने हैं इसके पीछे, या फिर आपको लगता है कि सिचुएशन ऐसी बन गई कि इस तरह के इक़दाम दोनों तरफ से, दोनों फरीकैन को उठाने पड़े? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अगर डिसऑनेस्टी शायद ज़रा ज़्यादा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि बदअतमादी जो है वो दोनों फरीकों के दरमियान रोज़े अव्वल से मौजूद है, क्योंकि आपके इल्म में है कि तकरीबन कोई 1-2 बरस की बात नहीं है, तकरीबन निस्फ सदी का किस्सा है कि जिसमें ये तमाम मामलात कशीदा सफारती तौर पर चले आ रहे हैं और अमेरिका और ईरान मुख्तलिफ महाजों पर यानी आप कह लीजिए इंगेज रहे हैं। और इस मफाहमती याददाश्त के दस्तखत के मौके पर भी आपने वही कर्रोफर और वही बदअतमादी जो है वो देखी, लेकिन ज़ाहिर है जो जंग जिस नहज पे जा चुकी थी और जिस अंदाज से पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले रही थी, तो उसके बाद ज़मीनी हक़ाइक़ यही इसी बात की दलालत करते थे कि दोनों फरीकों को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। और फिर पाकिस्तान की कोशिशों से और दीगर बैनुल-अक़वामी जो आप कह लीजिए वेल विशर्स हैं, उनके ताउन से जो है दोनों फरीक एक 14 नुकाती मफाहमती याददाश्त पर एग्री हुए। लेकिन उस मफाहमती याददाश्त का जो पहला नुक्ता है उसी पर ही अमल दरामद नहीं हो सका। यानी अगर आप देखें तो उसमें जो सीज फायर की बात थी, और वो एक क्लब सीज फायर था ईरान का, उसके साथ साथ लबनान का, दीगर मामलात का, दीगर महाजों पर। तो अब आपने देखा कि वो तमाम के तमाम महाज इस वक्त एक्टिवेट हो गए हैं। इस वक्त यमन का महाज भी एक्टिव है, इस वक्त लबनान का महाज भी एक्टिव है, गजा के अंदर भी मामलात उसी तरीके से दोबारा बैक टू स्क्वायर वन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बढ़ के ईरान का महाज तो आपने देख ही लिया है कि आबनाए हुर्मुज़ को इस वक्त इशू बनाकर माजी में वो फोकल पॉइंट या फोकल नुक्ता जो था वो न्यूक्स थे, अब अमेरिका न्यूक्स को भूल चुका है। ना डोनाल्ड ट्रंप साहब को न्यूक्लियर डस्ट याद आती है, ना उससे रिलेटेड उसकी जो अफसुदा यूरेनियम की डिग्रेडेशन का मामला उठाते हैं। यूरोप भी इस पर खामोश है। अब सबकी तवज्जो जो है वो इस सोने की चिड़िया में, अगर कहूँ आबनाए हुर्मुज़, इस पर नजरें जमाए बैठे हैं। ईरान तो ठीक है, उसकी जोग्राफी उसको फेवर करती है तो वो उस पर अपना क्लेम जताता है,
वो सच्चा है या झूठा है। एक और चीज़ जो अब दिखाई दे रही है, आपने हुर्मुज़ पर तवज्जो है पूरी तरह से, लेकिन इस बात पर तवज्जो नहीं है कि इन ममालिक में ज़खायर की कमी होना शुरू हो गई थी, और ज़खायर की कमी होने की वजह से ये जो फ्लक्चुएशन है इस पर आप हायर रेट्स पर वो ज़खायर बेच सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये कुछ तजारती मामलात भी है जिनको मद्देनज़र रखा जा रहा है और इन चीज़ों में फ्लक्चुएशन, प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हमें दिखाई दे रही है? जी, यकीनन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगर इस सीज़फायर पर एग्री किया था तो उनके यहाँ अपने जो रिजर्व थे वो बिल्कुल नीचे, जो उनकी अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो नीचे लग गई थी। फिर इसी तरीके से जो उनके सियासी मुखालफिन उनको जिस अंदाज से सख्त सोच कह रहे थे, वो तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं उनको निगोशिएशन टेबल लाने पे यानी मुआवन साबित हुई हैं। लेकिन अब जब वो डील हो गई है, उस डील को दरअसल अमेरिका में जो इंटरप्रेट किया जा रहा है वो ये है कि ये तो ईरान की विक्ट्री है, इसमें तो हर चीज़ में ईरान ही गेनिंग पॉइंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, अमेरिका के मफादात जो है वो नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जब बहाने से मैं कहूँगा कि अगर एक दो जहाज़ों को वार्निंग शॉट्स दिए भी गए हैं तो वो ईरान ने जाहिर है एक कमिटमेंट की है कि वो 60 दिनों तक यहाँ से सेलिंग करने देगा, किसी किस्म का कोई टैरिफ नहीं लगाएगा, कोई रुकावट नहीं डालेगा। सिर्फ उनका मुतालबा ये है कि जो रूट हमने मुतय्यन किया उसको फॉलो किया जाए, ताकि बैनुल-अक़वामी साजिश या एक इस एक्टिविटी के जरिए इसका स्पेक्ट्रम वसी न कर लिया जाए, यानी इसे ओमानी साइड से न खोल दिया जाए। ऐसी सूरत में ईरान का कंट्रोल जो है वो फिजिकली वीक होता जाएगा और ईरान जाहिर है उनके टेरिटोरियल वाटर में जाके चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता। अगरचे वो ईरान के साथ निगोशिएशन में है कि इसको मुश्तरका कंट्रोल किया जाए, लेकिन ओमान जो है आपके इल्म में है कि एक छोटा मुल्क होने के नाते और ख़ास तौर पर वो भी अमेरिका का बड़ा करीबी इत्तेहादी है, वो उनके कैंप में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से हालांकि माजी में आपके इल्म है कि यही ओमान जो है ये पाकिस्तान वाला जो फरीजा सालिस का अदा करता रहा है, मुज़ाकरात उन्हीं के यहाँ होते रहे, लेकिन उनके जो मफादात जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो अमेरिका के साथ ज़्यादा वाबस्ता है। तो ऐसी सूरत में वो अमेरिका की दुश्मनी मोल लेके ईरान के साथ कोई जॉइंट कंट्रोल का वेंचर जो है वो फिजिकल प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन करारदादों की सूरत में, मुज़ाकरात की सूरत में वो उनके साथ इंगेज है इस हद तक तो उनके साथ। लेकिन ईरान इस वक्त आपके इल्म में है कि वो जो दाखिली तौर पर उसे इस्तेहकाम मिला है, ये जो मरहूम उनके आला थे उनके जनाजे के मौके पे, तो वो जो एक सॉलिडारिटी शो की है अफगानी अवाम ने, उससे वो और साथ साथ पे जो बैनुल-अक़वामी तौर पे उनकी आइसोलेशन दूर हुई दुनिया के लोग, उससे ईरान थोड़ा सा जो है ना वो जैसे कहना चाहिए वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्ले करने लगा है, और वो उससे लग रहा है कि शायद उसके पास कोई बहुत ज्यादा मैंडेट आ गया है या बहुत सारी चीजें हैं, और वो आबनाए हुर्मुज़ को बज़ोर ताकत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ओवरली ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चीज अमेरिका में बड़ी नेगेटिव प्ले हो रही है। बिल्कुल ठीक। देखिए आबनाए हुर्मुज़ भी हमारे हाथ से गई, न्यूक्स भी गए, सब कुछ गया, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या लेकर आए हैं? ना कोई विक्ट्री ट्रॉफी, ना कोई न्यूक्लियर डस्ट। ऐसे में आपको अंदाजा है कि वहाँ पे फिर उनके लिए अपना जो मिड टर्म इलेक्शन है वो होने उसमें क्या असरात होंगे वो भी हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे थे। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं जनाब के एक्सप्रेसो में हम जिस तरह से हमेशा ऐसे टैलेंट को मदऊ करते आए हैं जो पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करते हैं, मगर आज हमारे साथ ताइक्वांडो की गोल्ड मेडलिस्ट 2 पाकिस्तानी खवातीन खिलाड़ी हैं जो बैनुल-अक़वामी इवेंट में शिरकत के लिए स्पॉन्सर्स की मुतलाशी हैं। जी हाँ नाज़रीन, तैयबा अशरफ और सुंबल फातिमा थाईलैंड में ताइक्वांडो के इंटरनेशनल मुकाबले में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद हैं। दोनों खिलाड़ियों ने गुज़िश्ता बरस इसी मुकाबले में गोल्ड मेडल्स जीतकर शोहरत हासिल की थी। हमने आपकी मुलाकात भी करवाई थी इनसे, तब भी तैयबा अशरफ और सुंबल फातिमा ने मजमूई तौर पर 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था। इस मरतबा भी मुल्क का नाम रोशन करने के लिए तैयबा और सुंबल जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, जबकि 31 जुलाई से होने वाले इवेंट के लिए फ़ंड्स जो हैं रुकावट बन रहे हैं। मज़ीद तैयबा और सुंबल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तैयबा और सुंबल हमें ज्वाइन करने के लिए। तैयबा, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो इवेंट कब से शुरू हो रहा है और क्या कोई अभी तक बंदोबस्त हो सका है स्पॉन्सर्स का? जी तैयबा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी बहुत मध्यम है, अगर आप एयरपोर्ट्स डिस्कनेक्ट कर दें तो शायद आवाज बेहतर आना शुरू हो जाए। अभी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप कंटिन्यू करें। जी 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 जैसे आपने डेट्स पूछी हैं, डेट्स जो हैं वो हमारे 2 इवेंट्स जो हैं वो थाईलैंड में हो रहे हैं,
और एक इवेंट जो है वो 25 से 26 जुलाई है बैंकॉक में, और एक 31 जुलाई से 2 अगस्त है जो मेन इवेंट है हमारा, जिसको हम खेलना चाह रहे हैं। उसके लिए अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, सिर्फ मुझे हाफ स्पॉन्सर मिला है, ईच पर्सन का जो हाफ स्पॉन्सर है वो मिला है मुझे, और बाकी हम लोग के अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जो बाकी हमने अपनी सैलरीज लगा के, अपने पैसे लगा के हमने जो किया था, वीज़ा की फ़ीस, लाइसेंस फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, वो सब हमने एंट्रीज करवाई, और वो बहुत मुश्किल मरहला था कि हमने बहुत मुश्किल से किया, क्योंकि लोगों ने मुझे कह दिया था गिव अप करने कुछ नहीं होता, या लोन ले लें आप, या आप छोड़ दें, आप मत खेलें। एक इतनी मेहनत करें हम, और उसके बाद हमें ये कहा जाए कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप इसको रहने दें। कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा सुंबल, मुझे ये बताइएगा कि कैसा महसूस होता है जब आपकी पूरी तैयारी होती है, आपका पूरा प्लान होता है, और आपको लग भी रहा होता है कि मुझ में इतना टैलेंट है कि मैं जाऊं और तो मैं पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन कर सकती हूँ, और उस वक्त में अगर आपको ये जो स्पॉन्सर्स वाला मसला है वो आड़े आ जाए और वो रुकावट बन जाए कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल, ऐसा लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था जब हमने प्रेटिया में जाना था इवेंट के लिए, तब भी उसका सिचुएशन जो है वो अब सेम सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ी है स्पॉन्सर के लिए। हम अभी ट्रेनिंग, अपनी डाइट, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, हमारी हर चीज़ प्लान होती है, लेकिन जब इवेंट के पास हमें स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं। राइट। तैयबा, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग तैयारी किस तरह से कर रहे हैं इसकी, और डाइट का इस्तेमाल क्या करते हैं इस दौरान? जी, क्या अब आप सुन पा रही हैं तैयबा? जी जी, अब सुन पा रही हूँ। ये बताइएगा कि आप डाइट का इस्तेमाल क्या करती हैं, और तैयारी का खर्चा और तैयारी खुद से आप किस तरह से करती हैं? हमारी जो ट्रेनिंग है सबसे ज़्यादा टफ होती है वेट लॉस की, क्योंकि वेट कैटेगरीज जो होती हैं उसके अंदर हमने compete करना होता है, तो ऑब्वियसली वो प्लेयर्स का वेट जो है वो हो ही जाता है इनहैंस, तो वो ट्रेनिंग ना भी करें, क्योंकि हमने अपने पैसे कमाने के लिए, अपने घर चलाने के लिए, ब्रेड एंड बटर्स जो है वो करने के लिए, अर्न करने के लिए हमें जॉब्स करनी पड़ती हैं, तो वहाँ सारा दिन बैठना पड़ता है, तो उससे वेट थोड़ा सा इनहैंस हो जाता है 1-2 kgs। तो अब वो लूज हो रहा है, उसके अंदर ट्रेनिंग जो है वो मस्ट है। सुबह हमारे जो सारा वर्कआउट होता है, रनिंग्स होती हैं, उसके अंदर हम लोगों को अपना वेट लूज करना है, इंटेंस हमारी ट्रेनिंग होती है, और शाम को उसके बाद ताइक्वांडो की जो ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग जो किक्स वगैरह है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो उसके लिए डाइट जो है वो सबसे मेन हमारी पार्ट होता है कि हमने उसको हमने अच्छे से डाइट लेनी है, और जो कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो महंगी है, क्योंकि हमें प्रोटीन के लिए चिकन्स भी चाहिए, और हमें जो है एग्स चाहिए, हमें तलबीना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, जूसेस चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, और उसके लिए सलाद चाहिए, क्योंकि मैं वेट लूज पे हूँ, तो सुबह मुझे जो है वो तलबीना चाहिए होता है, और एग बॉयल खाती हूँ मैं। उसके बाद दोपहर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चाहिए होती है, और रात को मेरा यह होता है चिकन हो जाए, मछली को हमने अवॉइड किया हुआ क्योंकि अब गर्मियाँ हैं। यानी तैयबा, अपनी डाइट का भी सारा खर्चा आप लोग खुद उठा रही हैं इन दी एंड आप एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि एक्सप्रेसो हमेशा से ही जो टैलेंट है उसको मिलवाता आया है आज तक, और जब आप लोग भी ये जीत कर आए थे मेडल्स पाकिस्तान के लिए, तब भी हमने मुलाकात करवाई थी आपसे अपने नाज़रीन की। अब हमारे प्लेटफॉर्म से आप कोई रिक्वेस्ट करना चाह रही हैं ये स्पॉन्सर्स के हवाले से, या फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहें तो प्लीज़ आप कीजिए। बिल्कुल, हमारी स्पेशल जो है मरीम नवाज साहिबा से है अपील। हमने पहले भी यही अपील की थी, और अभी भी हमने अप्रोच किया गवर्नमेंट को। तो हम चाहते हैं कि हम खेलना चाहते हैं आगे, और आगे ओलंपिक्स तक जाना चाहते हैं, तो हमें एक तो कोचेज़, हमें डाइट्स, और हमें बाहर जाने के लिए जो हमें स्पॉन्सर्स हैं, जो खर्चा है वो हम चाहते हैं कि हुकूमत उठाए, और अगर हुकूमत नहीं कर पाती तो कोई ऐसी प्राइवेट्स कंपनीज हैं जो हमें स्पॉन्सर करें। उनके लोगोज जो हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं कि डायमंड सुप्रीम का है लास्ट जो जिसने किया था, उनके लोगोस हमारे यूनिफॉर्म पे, हमारे ट्रैक सूट्स पे हम लोग उसकी प्रमोशन करेंगे, और अच्छा जो है हमारी मीडिया हमें सपोर्ट करती है। बिल्कुल प्रॉपर सपोर्ट हम करते हैं, और हम जानते ही हैं कि आपकी कारकर्दगी भी बेहतरीन है। तैयबा, सुंबल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। एक्सप्रेसो में मजीद बहुत कुछ है जो आपके साथ शेयर किया जाए और डिस्कस किया जाए, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अली ज़रा मुझे ये बताएं कि आपने इंटरनेट पर न्यूज़ देखी है कि पेप्सी एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, देखी है मैंने, इंस्टा पर, फेसबुक पर, हर जगह पर एक ही बात चल रही है। तो आपको क्या लगता है, पेप्सी अगर सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है तो क्या है? वैसे मैंने भी ऑनलाइन देखा है कि सब अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं, लेकिन पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है तो आखिर है क्या?
हेलो, ये तो फहद मुस्तफ़ा की आवाज़ है। हेलो। बिल्कुल सही पहचाना, मैं फहद मुस्तफ़ा। ओह फहद मुस्तफ़ा, सो गुड टू हैव यू। खैरियत? मैं लाया हूं आपके लिए कुछ जानने का मौका। अच्छा, क्या? सवाल गौर से सुनिएगा, क्या पेप्सी एक सॉफ्ट ड्रिंक है? बोलो हाँ या ना। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हाँ तो मैं कहता हूं एक बार सोच लो। सोचना क्यों है? क्योंकि पेप्सी सॉफ्ट नहीं स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है, फिर हो जाए कुछ स्ट्रॉन्गर। ओह, तो अब आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक है या नहीं। पेप्सी एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है। फहद मुस्तफ़ा ने बता दिया है जनाब कि पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है। और मेरा ख्याल है अली, कुछ आवाम से भी जान लेते हैं कि पेप्सी उनके ख्याल में सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है तो क्या है। जो भी है मज़े की है, रिफ्रेशिंग है और पेप्सी की एक अपनी वाइब है। पेप्सी ड्रिंक जो भी है पर टेस्ट इसका एक्स्ट्रा है। बचपन से लगती तो सॉफ्ट ड्रिंक थी, मगर अब इसमें एक्स्ट्रा फेज है। हार्ड ड्रिंक तो हो नहीं सकती, तो मेरा ख्याल है स्ट्रॉन्गर पेप्सी है। पेप्सी जो भी ड्रिंक है इसमें एक्स्ट्रा टेस्ट है। मेरा ख्याल है कि सॉफ्ट ड्रिंक ही है, पर जो भी है रिफ्रेशिंग है। तो फिर हो जाए स्ट्रॉन्गर। नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी हम आगे बढ़ते हैं और मज़ीद कुछ बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की, जहां सैलाबी रैलों से कराकरम हाईवे कई मकामात से बंद है और सैलाबी रैलों से जो ज़रई ज़मीनें हैं और राबता पुल हैं उनको शदीद नुकसान पहुंचा है। मज़ीद क्या अपडेट्स है, हमारे नुमाइंदे शाह कमर वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी शाह कमर, क्या अपडेट्स हैं वहाँ की? जी, हम गिलगित बल्तिस्तान की अगर मौसम की बात करें तो इस टाइम गिलगित बल्तिस्तान में मानसून का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है। मानसून सीज़न की वजह से मुख्तलिफ किस्म के जो मानसून बारिशों की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ जो मकामात है वहाँ पे सैलाब ने तबाही मचा दी है। अगर मुख्तलिफ किस्म की जो जगह हैं उनकी हम बात करें, ज़िला दियामर के मुख्तलिफ जगहों में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। चिलास का ये इलाका है, थोरनाला, जहाँ पे गुज़र रोज़ फ्रेश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। जो सड़कें हैं, रास्ते सड़कें हैं, वो मुनक़त हो चुकी हैं। वहाँ 2 से ज़ायद जो मकानात हैं उनको नुकसान पहुँचा है और वहाँ जो मकामी लोग हैं उनके ज़मीनों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। इसी तरह हम दारेल की बात करें, खंदरी का ये इलाका है जहाँ पे सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है और मुख्तलिफ किस्म के जो मकानात हैं उनको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। उसके साथ अगर हम कराक्रम हाईवे की बात करें तो कराक्रम हाईवे भी सैलाब की वजह से जो मुख्तलिफ जो मकामात है वहाँ पे बंद है और उसकी बहाली का काम शुरू हो चुका है। उसके अलावा हम बात करें ज़िला गजर जो तहसील हेडक्वार्टर है घाकुच, उसका नवाई इलाका है धमास, जहाँ पे सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। लोगों के जो खड़ी फसलें हैं उनको नुकसान पहुँचा है और लोगों के जो घरों को भी नुकसान पहुँचा है। उसके अलावा सेल्फी का ये इलाका है जहाँ पे बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। तमाम सैलाब ज़दगान ने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गिलगित बल्तिस्तान और सूबाई हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से अपील की है कि वो फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की जाएँ ताकि लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको कम किया जा सके। राइट, शाह कमर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जैसे कि आपको बता ही रहे हैं, सैलाबी सूरत हाल है, बारिशें हो रही हैं, तो ये वो टाइम होता है जहाँ पहाड़ों बड़े वनरेबल होते हैं। आप वहाँ पर जाएंगे, लैंड स्लाइडिंग का खदशा होता है, बहुत सारे जगहों पर आपको जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं करें रोड ब्लॉकेड मिलते हैं। तो जो भी प्लान करें, आप जानते हैं हम छुट्टियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी छुट्टियों में जाने के लिए आपको प्लानिंग ज़रा ठीक तरीके से करनी पड़ेगी। जो PDMA है, NDMA है, उनके एडवाइजरीज देख कर जाएँ। महकमे मौसमियात की जो एडवाइजरीज हैं उनको देखकर अपने प्लान को तरतीब दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इन मुश्किलात का शिकार आप भी हो सकते हैं, इसलिए जाने से पहले प्रॉपर प्लानिंग कीजिएगा। ब्रेक के बाद हासिल होता है। वेलकम बैक। गोल्फ की बात करते हैं। नौजवान गोल्फर उमर खालिद ने प्रोफेशनल्स को पीछे छोड़कर सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली है। वो टाइटलशिप जीतने वाले पहले एमेच्योर खिलाड़ी बन गए हैं और 54 होल्स पर होने वाली चैंपियनशिप में उमर खालिद 7 अंडर पार के साथ सबसे आगे रहे हैं। मिनहाज मकसूद प्रोफेशनल में 5 अंडर पार के साथ पहले, मतलूब अहमद 4 अंडर पार के साथ दूसरे नंबर पर रहे। मजीद चैंपियन गोल्फर उमर खालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से उनकी कामयाबी के हवाले से बात करते हैं। उमर, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। हमें बताइएगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं कि प्रोफेशनल गोल्फर्स को आपने पछाड़ दिया और जीत अपने नाम की? थैंक यू जी। नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग है। अभी ये मेरी सेकंड प्रोफेशनल विन थी। पहली विन मेरी आई थी 2025 सितंबर में यूएस में। मैं प्रोफेशनल इवेंट जीता था। तो डीएचए गोल्फ क्लब तो अपना घर है, वहीं बचपन से बड़ा हुआ हूँ, तो उधर जीत के स्पेशल लगता है। बड़ा मजा आया, अच्छा लगा अपने घर वालों के सामने, अपने क्लब वालों के सामने जीतना अपनी होम टेरिटरी पे। तो उमर, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? कब से आपने खेलना शुरू किया? सर मुझे 12 साल हो गए खेलते हुए। 10 साल की उम्र पे मैंने गोल्फ स्टार्ट की थी। मेरे फादर और मैंने साथ स्टार्ट की थी। मेरे फादर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, उनको स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था, तो उन्होंने मुझे स्पोर्ट में लगाया। तो पहले कुछ साल ऐसे ही खेल रहा था, फिर थोड़ी गोल्फ में सीरियसनेस हुई, थोड़े टूर्नामेंट्स खेलना शुरू किए, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सीरियस हो गया। फिर 5-6 साल पहले गेम अच्छी हो गई थी, नेशनल एमेचर चैंपियनशिप जीता था मैं। उसके बाद 2-3 साल बाद मैं यूएस में कॉलेज गोल्फ खेलने चला गया स्कॉलरशिप पे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप प्रोफेशनल गोल्फ है इंशाल्लाह, पढ़ाई खत्म होने के बाद। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा उमर, इस सारी कोई भी स्पोर्ट हो, वो कोई भी करना चाहे, उसको फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने कहा कि आपको सपोर्ट थी फैमिली की भी। आपने 10 साल की उम्र से गोल्फ खेलना तो शुरू किया, लेकिन पहला मुकाबला कौन सा था आपको याद है जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, और फिर उसमें क्या आप मेडल लेकर आए थे, या कैसा एक्सपीरियंस रहा था, वो ज़रा शेयर करें। जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो आप पहुँच नहीं सकते। और मुझे इतना याद है, मैंने सिंध ओपन या सिंध जूनियर खेली थी अरेबियन सी कंट्री क्लब पे। मैं 10 साल का ही था, तो उसमें तो कोई मेडल नहीं आया था। बट मेरा पहला जो टूर्नामेंट में जीता था, मैं 11 साल का था, इधर कराची गोल्फ क्लब कारसाज में, कराची में CNS ओपन का जूनियर मैच में जीता था। तो उसके बाद से मेरा थोड़ा टूर्नामेंट में विन वाला स्ट्रीक शुरू हुआ था। अच्छा उमर, बहुत ही महंगा खेल है। वैसे तो अमूमन सभी खेल महंगे होते हैं जिसको आप प्रोफेशनली अपनाते हैं, लेकिन कुछ खेल हैं जो सब कर ले जाते हैं, गोल्फ उनमें से एक है। तो इस महंगे खेल को मैनेज किस तरह से करते हैं आप? सर मैं लकी हूँ, फैमिली की सपोर्ट है। फैमिली में हम लोग कराची गोल्फ क्लब और DHA गोल्फ क्लब के मेंबर हैं। बट बाकी एक्सपेंसेस के हद तक ये बात है कि जब गोल्फ थोड़ी अच्छी हुई थी, सिंध टीम में मैं था, फिर पाकिस्तान टीम में मैं था, तो उसमें सपोर्ट आई थी। फिर अभी यूएस में मैं कॉलेज गोल्फ खेल रहा हूँ, तो वहाँ पे स्कूल की तरफ से सारी सपोर्ट आती है, कपड़े आते हैं, इक्विपमेंट आती है, आपकी एक्सेसरीज आती हैं, गोल्फ बॉल्स वगैरह आती हैं, तो उस वजह से मैनेजेबल हो जाता है। बट आपकी बात ठीक है, काफ़ी महंगा खेला है गोल्फ बॉल्स में। अच्छा उमर, ये बताएं कि इसके अलावा आप क्या करते हैं, और जिस तरह से ये गोल्फ है, डेफिनेटली हर स्पोर्ट की तरह इसकी भी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो दिन में कितना टाइम जो है वो ट्रेनिंग को देते हैं, फिर अगर स्टडीज़ हैं तो वो कैसे मैनेज करते हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे लेकर चलते हैं? वो तो बचपन से आदत हो गई है साथ साथ चलने की। इधर मैं O लेवल स्टूडेंट था, फिर A लेवल स्टूडेंट था, तो उसके साथ पढ़ाई बैलेंस करने की तो आदत हो गई है। फिर अभी यूएस में मैं होता हूँ साल के 8-9 महीने। वहाँ पे तो हमारी सीजन में गोल्फ ही गोल्फ चल रही होती है। तो सुबह में हम क्लासेस पे जाते हैं, दोपहर में प्रैक्टिस करते हैं, शाम में फिर पढ़ाई करते हैं। हफ्ते में 3 दफ़ा सुबह हम लोग 6 बजे जिम जाते हैं। और अभी जैसे मैं समर पे यहाँ पे कराची आया हूँ छुट्टी पे, तो सुबह उठ के हम लोग 5:45-6 बजे गोल्फ खेलते हैं दोपहर तक। दोपहर में जिम वगैरह करता हूँ, शाम तक प्रैक्टिस करता हूँ, शाम में रनिंग करता हूँ, फिर रात को टाइम से सो जाता हूँ। तो आपको प्रैक्टिस तो बहुत देनी है स्पोर्ट में। स्पोर्ट में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं दी सही से, तो फिर तो आपने पहुँच नहीं सकते। तो काफ़ी आप थकते नहीं? काफी लंबी रूटीन हो जाती है। इतनी स्ट्रिक्ट जो है आपने रजीम रखी हुई है, जिसमें गोल्फ आप दोपहर तक खेल रहे हैं, फिर आप जिम कर रहे हैं, फिर आप रनिंग कर रहे हैं, और फिर आप घर पहुंचते होंगे, तो खाते पीते क्या है? सर वो सुबह रात को नाश्ता बना के रख लेते हैं, फिर मैं सुबह खा लेता हूँ, दही आम वगैरह मिक्स करके। फिर दोपहर में घर से ही खाना ले जाता हूँ बना के अपना, रात को जो घर में बना होता है वो खा लेता हूँ। तो खाने का तो इतना मसला नहीं आता। ज़बरदस्त। अच्छा उमर, ये बताएं कि आगे किस चैम्पियनशिप पर, किस टाइटल पर आपकी नज़र है जिसमें आप सोचते हैं कि अब आपने पार्टिसिपेट करना है और उसकी तैयारी आप कर रहे हैं? टाइटल तो अभी आगे मेरे मैच काफ़ी सारे हैं, यूएस में भी है, यहाँ पे भी है। बट पाकिस्तान टाइटल की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान ओपन चैंपियनशिप होती है, हमारी सबसे बड़ा प्रोफेशनल मैच होता है। तो उसमें मैं जब 17 साल का था, एमेचर कैटेगरी में मैं बेस्ट खेला था। हमारे प्रोफेशनल कट बनाया था, टॉप 20 टॉप 30 में मैं आया था। बट अभी सिंध ओपन मैंने जब ओवरऑल जीती, अगला गोल मेरा पाकिस्तान ओपन ओवरऑल जीतना इंशाल्लाह, जब नेक्स्ट में खेल सका।
राइट, बहुत बहुत शुक्रिया उमर, आपने ज्वाइन किया, अपनी जर्नी को शेयर किया। और हम देख ही रहे हैं कि ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि फुटबॉल और अब गोल्फर भी आगे आने लगे हैं और बड़ी छोटी सी उम्र में ये सारी चीज़ें करना शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हमारा जो फ्लैगशिप शो है कारवां सराय, आप जानते हैं कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब स्कर्दू में 13 एक साथ रिकॉर्ड करवा कर आए हैं और क्या ज़बरदस्त एक साथ है। एक्सप्रेस न्यूज़ पर ये स्कर्दू एडिशन चल रहा है, नशर हो रहा है। कारवां सराय हर इतवार शाम 8 बजे एक्सप्रेस न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। कुछ झलकियाँ पहले आपको दिखाते हैं। कोह नवर्दी का इश्क खास, मुस्तनसर हुसैन तारड़ 20 साल बाद स्कर्दू में। आओ चले एक ऐसे देश में जहां हो सदाएं अनसुने गीतों के, जहां नदियां दरिया झरने शोर मचाए, जहां एक मुसाफिर नगरी नगरी दिल का हाल सुनाए। कारवां सराय, कारवां सराय। तो भाई कारवां सराय में क़याम आपने ज़रूर करना है। ये जो स्कर्दू एडिशन है ये बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। जिस तरीके से ये झलकियों में आपको पता चल रहा है ना, आप सोचें कि डिटेल में तार साहब इसी तरह के खूबसूरत मकाम पर बैठे हों और वो डिस्कस कर रहे हों और बता रहे हों वो स्टोरी कि वो जब पहली बार यहाँ आए थे, इस जगह पर आए थे, ये जगह कैसी थी और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आपने देखना नहीं भूलना है हर इतवार शाम 8 बजे सिर्फ़ और सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर कारवां सराय ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा तार साहब के साथ। अभी हम इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। मुलाकात होगी कल, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।